दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार शिव आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो हमारे 10वीं के सिलेबस में दिया गया है, उसमें बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम मुख्य रूप से पहले संयोजन अभिक्रिया और उसके बाद वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। हमारी 10वीं की बुक के हिसाब से जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, उसमें सबसे पहली अभिक्रिया दी गई है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे हमने शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने मैग्नीशियम का उदाहरण दिया हुआ था। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर दो अभिकारक हैं, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कितने हैं? अकेला है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, कोयले का दहन। ध्यान दीजिएगा, कोयले का दहन, कार्बन जब अर्थात कोयला जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अर्थात कोयला ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे भी आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर उत्पाद एकल है, जबकि अभिकारक यहाँ पे भी दो हैं। फिर वही बात, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना भी कहते हैं। यह जब जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे उत्पाद एकल है, साथ में ऊष्मा भी निकल रही है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में जल भी बनता है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहां पर एक से अधिक उत्पाद है, तो क्या यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए यह हमारे उदाहरण में सम्मिलित नहीं होगा। आपको ध्यान देना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, जब एकल अभिकारक या एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के तीन भाग हैं, या तीन प्रकार से इसको समझाया जा सकता है। तीन प्रकार से अभिकारक का वियोजन होता है। सबसे पहले उष्मी वियोजन देख लीजिए। उष्मी यानी कि जब अभिकारक उष्मा को ग्रहण करता है और वह टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर, ये फेरस सल्फेट जो है यह उष्मा को ग्रहण कर रहा है, और आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर अभिकारक कितना है? अकेला है।
और उत्पाद 2 या 2 से अधिक है। संयोजन में क्या हो रहा था कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक थे लेकिन उत्पाद एक था। उसमें वियोजन का एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यह ऊष्मा ग्रहण करता है और यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि एकल अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट गया और ऊष्मा ग्रहण करके, इसीलिए यह ऊष्मीय वियोजन का प्रकार होगा। दूसरा देख सकते हैं आप विद्युत वियोजन, अर्थात जब विद्युत धारा के द्वारा किसी अभिकारक का वियोजन होता है तो वह विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे कि जल का वियोजन, आप बुक में इसका रेफरेंस देख सकते हैं, बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है चित्र सहित, आप वहां जरूर देखें। तो देखिए जल का वियोजन, जल देखिए यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हुई और यह अपने अवयव अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन, अर्थात जब अभिकारक प्रकाश को ग्रहण करके टूट जाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे सिल्वर क्लोराइड जो है यहाँ पर सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर रहा है और सिल्वर और क्लोरीन में टूट जा रहा है। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये सूर्य प्रकाश को ग्रहण करेगा और यह सूर्य प्रकाश को ग्रहण करेगा और सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये दोस्तों आपने ये देखा रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के। हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण में हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसे चूना भी कहा जाता है, सामान्य नाम इसका चूना है या कली का चूना भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आप ध्यान देंगे कि साथ में ऊष्मा भी मुक्त हो रही है। यह हमारी जानी पहचानी अभिक्रिया है। घरों में जब हम पुताई करने के लिए चूना लेकर आते हैं और जब उसमें पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनता है। आप ध्यान देंगे कि जिस बर्तन में हम चूना को गर्म करते हैं तो वह बर्तन गर्म हो जाता है, अर्थात ऊष्मा निकल रही है वहां से। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं। उसके पहले मैंने अपने पूर्व के वीडियो में एक उदाहरण दिया हुआ था, जिसे एक समीकरण दिया हुआ था जिसे आपको संतुलित करना था। मैंने वहां दिया था यह वाली अभिक्रिया, वह प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण था जिसे आपको संतुलित करना था। तो मैंने इसे संतुलित करके बता दे रहा हूं। मैंने दिया था C6H12O6 प्लस O2, साथ में उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बने थे। तो आप यहाँ ध्यान देंगे यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, तो तीर के निशान के ऊपर और नीचे हमें यहाँ पर परिस्थितियां उल्लेखित करनी पड़ेगी। सूर्य प्रकाश, क्योंकि ये क्लोरोफिल की सहायता से होती है, इसीलिए इसे भी उल्लेखित करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे अधिक परमाणु संख्या हाइड्रोजन की है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और अभिकारक में 12 है, इसीलिए हम यहाँ पर 6 लगाकर बैलेंस कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि कार्बन की संख्या 6 है, जबकि उत्पाद में इसकी संख्या 1 ही है, तो इसके हम 6 से गुणा कर देंगे, कार्बन की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 6। अब हम ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करते हैं। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन अभिकारक में यहाँ 6 है, जबकि यहाँ पर 6 और 2 8 ही है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि 6 दूनी 12 और 6 18,
यहां पर हम अभिकारक में हम यहाँ पर 6 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। और साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पर उत्पाद में उष्मा भी लिखा हुआ था, यही वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए श्वसन को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है एटीपी के रूप में। अब हम अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। यह वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा का अवशोषण होता है। ध्यान दीजिए, अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। सीधे से आप लिख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम चूने का पत्थर का उदाहरण लेंगे। चूने का पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आपको पता होना चाहिए ये चूने का पत्थर का सूत्र है, साथ ही संगमरमर का भी सूत्र है। इसे तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। जब यह उष्मा ग्रहण करता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए यहाँ उष्मा का अवशोषण होगा। आप बुक में इसके और भी उदाहरण देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये उष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। धन्यवाद।